आज जब पूरे खुफिया तंत्र पर सवाल उठ रहे हों तो उन सवालों में जवाब खोजने के लिए अजीत डोभाल साहब से बेहतर कौन हो सकता है। हमारे साथ हैं अजीत डोभाल साहब साक्षात। अजीत जी, ये 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन थी, खुद देश के गृह मंत्री कहते हैं और फिर धमाका हो जाता है। क्या होती है ये इंफॉर्मेशन? देखिए, आपने एक यूरेनियम होता है जमीन के अंदर निकलता है और वहां से लेके जो यूरेनियम बनता है जिसको हम वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं, बड़ी लंबी जर्नी होती है। बिना रॉ मटेरियल के वो वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बन सकता, लेकिन क्योंकि वो रॉ मटेरियल है यूरेनियम का तो उसको वेपन की तरह यूज भी नहीं किया जा सकता या पावर जनरेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जिस वक्त में आपके पास एक इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पर आता है, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, उसको रिफाइन करना पड़ता है। ये रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट्स का ग्राउंड इंटेलिजेंस पे जिनको करना पड़ता है बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उसको ऑपरेशन ग्रेड में परिवर्तित करना है, उस ऑपरेशनल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए 5 या 6 स्टेजेस से उसको जाना पड़ता है। मतलब हमें जो बात आपकी समझ आ रही है कि ये कच्चा माल है, हाँ, जिसको प्रोडक्ट में बनाना पड़ता है। कच्चे माल से कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ तरह का ऐसा कच्चा माल होता है जिसको प्रोडक्ट के रूप में बनाना बहुत मुश्किल होता है, जिसे हम कहते हैं स्पॉट इंटेलिजेंस। आपके पास एक टेलीफोन आया कि साहब मुझे ये खबर मिली है कि दिल्ली में ब्लास्ट होने वाला है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब ये स्पॉट इंटेलिजेंस से आप सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेल इंटेलिजेंस, कि आपको 10 बजे एक खबर आई, फिर 12 बजे एक खबर आई, आपने उसके साथ डायलॉग कहा कि भाई ये भी पता करो। उसने फिर आपको 5 बजे कुछ बताया, 3 दिन के बाद कुछ और बताया और 5 दिन के बाद ये डेवलप हो रही है। जो ट्रेल इंटेलिजेंस होती है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी होती हैं। वो समय होते हैं जब आप उसको इंटरवीन कर सकते हैं, इंटरडिक्ट कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं या उनको एक उसमें वो कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में ये लगता है कि काफी समय से ये डेवलप हो रहा था, काफी समय से जानकारी आ रही थी और पिछले 2 दिन के अंदर में ये एक ट्रेल डेफिनेट दिखाई दे रही थी। इसलिए किसी न किसी स्टेज पर इंटरवेंशन की जरूरत थी और वो इंटरवेंशन क्यों नहीं हुई, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करनी थी इंटरवेंशन या स्टेट गवर्नमेंट ने करनी थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज की प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि लीगल एम्पावरमेंट नहीं है, एनसीटीसी नहीं बना, इसलिए उनके लिए कठिनाई है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में, जिनके पास में अपना एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स भी है, अपने लीगल एम्पावरमेंट भी है, अपने पुलिस फोर्स भी है, यानी फिजिकल फोर्स भी है जिसको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके आधार पर ये क्यों नहीं किया गया? जबकि पहले भी ये मालूम था कि इंट्रोगेशन के दौरान में एक डॉट्स प्लॉट उस पर ग्राफ पेपर पर लगता है कि इस एरिया को रेकी किया गया और ये एरिया टारगेट पर है। दूसरा, जिस वक्त में ये हुआ कि हैदराबाद के अंदर में से बहुत सारी और एक्टिविटीज रिपोर्ट हो रही थी, फिर वहां पर एक हेट स्पीच थी अकबरुद्दीन की, उससे भी पता लगा कि एनवायरमेंट विशिएट हुआ। नहीं, उससे पहले 2007 में जो 2 धमाके हुए उसमें ये बताया जा रहा है कि तीसरा धमाका यहां पर होना था जो बम निष्क्रिय कर लिया गया। इस प्रकार से ये ट्रेल्स थी और अगर पिछले 2 दिन से इंटेलिजेंस इनपुट आ रही थी तो इन सारे पॉइंट्स को लिंक करते हुए कोई ना कोई वहां पर इंटरडिक्शन होना चाहिए। ये भी खबर आ रही है कि वहां बल्कि पुलिस तो कल शाम वहां पहुंची है और पुलिस की गश्त भी देखी गई है, तो शायद पुलिस को अंदाजा था कि दिलसुख नगर जो है टारगेट पे हो सकता है। अब दिलसुख नगर टारगेट पे हो सकता है, इतना अंदाजा हो गया, उसके बाद क्या करती पुलिस? उसके बाद अगर पुलिस को मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास में इंटेलिजेंस इनपुट हो तो आपको करना क्या चाहिए? अगर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हों और उसके मुताबिक लोगों को ट्रेन किया गया हो या इक्विप किया गया हो तो फिर ये चीज हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, अगर आपको पता है कि दिलसुख नगर के अंदर में ये हो सकता है तो क्या होगा? तो टाइमिंग डिवाइस होगा या केमिकल डिटोनेटर होगा या रिमोट कंट्रोल से कहीं पर ये होगा। आपने कहा कि रिमोट कंट्रोल को मैं कहता हूं, मैं इस एरिया को कोई वो करते हैं कि क्या कोई ऐसी वायरलेस फ्रीक्वेंसीज ऑपरेट कर रही है इस एरिया के अंदर में, कहीं पर भी अगर रिमोट होगा तो एक उसके अंदर में आपको पता लगता है कि जिनको हम जामर्स के थ्रू जैम कर लेते हैं। लेकिन आप जामर्स को मत लगाइए क्योंकि आप कितने घंटे तक जामर्स रिमोट काम ही नहीं कर सकते। लेकिन आप ये लगाएं कि आपको ये पता लगा कि यहां पर कुछ इस तरह की एक्टिविटी है। वो जो आदमी जा रहा है वो अपने साथ में वो गैजेट लेके चलता है, अगर उसको कोई रिमोट कंट्रोल से कोई चीज वो हो रही है तो उसको पता लगता है। अगर उसको ये लगता है कि कोई टाइमर है वहां पर जिसका अंदर कोई क्लॉक है तो उसके अंदर में एक साउंड सिस्टम होता है, उसमें एक साउंड आती है, टिक 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 एक साउंड होती है। अगर उसके अंदर में कोई केमिकल पेंसिल है या कोई अगर उन्होंने वायर डेटोनेटर लगाए तो कोई तार ऐसा होगा जो वहां से जा रहा होगा जो कि किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगा। अगर उसको ये बात मालूम है तो उसको देखेगा। आप उस चीज को कभी नहीं ढूंढ सकते जिस चीज के बारे में आपको मालूम नहीं कि आप ढूंढ क्या रहे। अगर इस कमरे के अंदर में आप कुछ ढूंढ रहे हो
और वो आपके सामने भी है। ये कुर्सी को आप ढूंढ रहे हैं पर आपको पता नहीं कि आप कुर्सी को ढूंढ रहे हैं, तो आप उस कुर्सी को कभी नहीं ढूंढ सकते। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की, क्या केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा? नहीं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कई ग्रेड्स में आती है, वो 10 पॉसिबल ग्रेड में उसको देते हैं, लेकिन क्योंकि जब तक रिफाइन होती है वो इंटेलिजेंस, तब तक हो सकता है कि वो अपनी वैल्यू लूज कर जाए और कम से कम स्टेट्स उस पर ऑपरेट करें, तो वो उसको भेजना शुरू करते हैं। वो उनको बताएंगे कि फर्ज कर लीजिए कि हैदराबाद एरिया के अंदर में ऐसा वो है, एक ऐसा प्लान है, ऐसा पता लगा है, फिर उनको कोई इंटरसेप्ट मिले या कुछ वो मिली कि ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने ये वो किया। उसके बाद उनको थोड़ी बहुत देर बाद और पता लगा कि इंडियन मुजाहिदीन के फलाने शख्स हैं, उनके इसमें सस्पेशन होने की बात है। फिर उनको और रिफाइनमेंट के बाद 6 घंटे के बाद ये पता लगता है कि इनके नाम ये हैं और ये फलाने होटल में रुक रहे हैं। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन डेवलप होती जाती है वैसे वैसे उसको रिफाइन करते जाते हैं। जब वो इसको करते हैं, इन द मीन टाइम ये एक डायलॉग होता है स्टेट गवर्नमेंट्स की, जो उनकी इंटेलिजेंस यूनिट्स है, जो उनके पुलिस स्टेशन है, जो उनके बीट कांस्टेबल है, वो कहते हैं सर 4 आदमी यहाँ पर हम लोगों को देखे गए एक लॉज के अंदर में जो नए आए हैं, इस एरिया के नहीं हैं और उनके मूवमेंट सस्पिशन है। हमने उनकी फोटोग्राफ्स ली हैं जो हम आपको भेज दें। हाँ, इनमें से जो 2 आदमी हैं ये पहले भी देखे गए थे, जबकि ये इन्होंने एक बार वीजा अप्लाई किया था और इनको हमने मना किया था, इनके सस्पेक्टेड लश्कर के साथ भी लिंक्स है और आईएम के साथ भी लिंक है। तो ये डायलॉग चलता है, लेकिन यहां पर एक ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी बनकर रह गया है कि आपको इंफॉर्मेशन आई, अपनी चिट्ठी लिखी जिसके पास में आई, अगर सीनियर ऑफिसर के डीजी लेवल पर गई तो डीजी ने सब एसपी को भेज दिया, एसपी ने फिर सब। क्या चिट्ठियां अमूमन हर महीने आती रहती हैं? ये तो कोई जरूरी नहीं है, चिट्ठियां कई तरह की होती है, हर महीने तो आती रहती है, लेकिन हर तरह की चिट्ठी सिक्योरिटी अलर्ट नहीं होता या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता। कई तरह की प्रिवेंटिव, यानी जब आती है तो उसको गंभीरता से लिया जाता है। बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से चिदम्बरम साहब के टाइम पर इन चीजों को काफी गंभीरता से लिया जा रहा था। यहां से भी एक परसूट करने की बात होती है कि आपने चिट्ठी लिखी तो उसके बाद आप टेलीफोन भी करते हैं, फिर आप पता करते हैं कि भाई उसका क्या हुआ, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है। जब आप, और फिर आपकी अपनी यूनिट्स और आपके अपने लोग भी उस एरियाज के अंदर में हैं, स्टेट कैपिटल में, अगर हैदराबाद के अंदर में है तो वहां पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं जो कि फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कांटेक्ट करती हैं और उनसे कहती हैं कि भाई आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो ये आपने एक अहम बात यहाँ पर ये कही कि आपके हिसाब से चिदम्बरम साहब के टाइम में इनको गंभीरता से लिया जा रहा था, तो क्या कमी सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व के स्टाइल में है या संचालन के स्टाइल में है? मेरे ख्याल से वो टेरर के उसके ऊपर में एक दूसरे स्ट्रीम पे चले गए कि क्या इसमें पॉलिटिकल स्पेस गेन की जा सकती है जो कि हमको इलेक्टोरल एडवांटेज दे सके, वो बजाय इसके कि क्या हम टेररिस्ट जो ऑपरेटर्स है उसको इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं कि हम अपने रिजीम में ये कह दें कि यहां पर हमने टेररिस्ट इंसिडेंट्स को नहीं होने दिया, उनको कंट्रोल किया, उनको न्यूट्रलाइज किया, उसकी बजाय ध्यान जो है वो पॉलिटिकल डायमेंशन की तरफ ज्यादा किया। आतंक से लड़ने के लिए ये गृह मंत्री ठीक नहीं है, साफ ये कहा जाए? ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनको अपनी काम करने की स्टाइल को बदलने की जरूर आवश्यकता है, अपनी प्रायोरिटीज को फिर से वो चिदम्बरम में क्या फर्क? चिदम्बरम साहब का ये था कि वो सवेरे आते थे, सवेरे पहले मीटिंग करते थे, सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बुलाते थे, जो सिक्योरिटी से कंसर्न है, छोटी सी भी बात होती थी तो खुद पता करते थे कि भाई आज क्या हुआ, कल ये बात की थी आपने, फिर उसका क्या हुआ, अगर आज स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया गया तो उस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया, वहां से क्यों नहीं आया, अगर आप है तो बात करें, तो मैं चीफ मिनिस्टर से बात। वो एनसीटीसी की बात कर रहे थे, जो और भी कई सारी, वो देखिए एनसीटीसी होता तो क्या बेहतर होता? डेफिनेटली देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, एनसीटीसी का होना बहुत आवश्यक है, इस देश को बनाना पड़ेगा, आज नहीं बनाएंगे तो आज से 1 साल बाद बनाएंगे, 2 साल के बाद बनाएंगे। सवाल इस बात का राज्य सरकारें जो अगर एनसीटीसी होता तो जो आदमी ये कह रहा है कि ये इंटेलिजेंस मैंने स्टेट को दी, उससे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास में थी तो तुमने एक्ट क्यों नहीं किया। अगर हम तुम्हें लीगल एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं और हम तुम्हारे को वो फिजिकल कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो तुमने एक्ट क्यों नहीं किया और प्रिवेंट क्यों नहीं किया इस इंसिडेंट को। अब वो दोनों में से बातें नहीं कर सकता, या तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, और अगर थी तो आपके डेवलप करने की आपकी भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ये जो है फॉलिंग बिटवीन द टू स्टूल्स कि इनके उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी यहां खत्म हो गई, हमने इंटेलिजेंस दे दी, दोनों ने कहा जी हमारे पास में तो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमसे तो ये नहीं कहा गया था 5:03 पर वहां पर जाना, वहां पर एक बम रखा होगा, उसको डिफ्यूज करके ले आना, ये तुमको बताया।